गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम काव्य में पढ़ेंगे कविता घर की याद, जिसको लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। यह कविता 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया था उसी समय यह लिखी गई है और कवि कारावास में है। कवि कारावास में, वहां से उसने अपने घर के जो सदस्य हैं उनके बारे में कविता लिखी है, जो कि कविता इस तरह से है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। इसमें कवि भवानी प्रसाद जी ये बता रहे हैं कि आज बरसात हो रही है, बहुत अधिक पानी बरस रहा है। बहुत अधिक पानी बरसने की जो वर्षा हो रही है वो निरंतर होती रह रही है। इससे मेरा मन जो है, मेरा मन और मेरा प्राण यानी कि खुद कवि घर की याद से घिर गया है। जब पानी बहुत अधिक गिर रहा है, बारिश बहुत अधिक हो रही है, तो कवि जो है अपना मन और अपने को घर की याद में घेरे हुए है। उसकी नजरों में मेरा घर और मेरे घर के सदस्य तैर रहे हैं। ठीक है, उसका घर और उसके घर के सदस्य तैर रहे हैं। एक एक करके सबकी याद आ रही है, जो कि घर उसका खुशियों का भंडार था, लेकिन किन्हीं कारणवश, दुर्भाग्यवश आज वो उससे दूर हो गया है। आज पानी गिर रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। घर में 4 भाई, मायके में बहन भाई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर के घर सब जुड़े हैं, सबकी इतने सब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई 4 बहनें। आगे कवि कह रहा है, बता रहा है कि मेरे घर में 4 भाई हैं और एक विवाहित बहन है जो अपने पिता के घर में आई हुई है। सोचा होगा कि इन सब भाई बहनों से मिलूंगी, परंतु वो मुझे न पाकर बहुत दुखी होगी। क्यों दुखी होगी? क्योंकि कवि जो है, जो 5वां उसका भाई कवि है, वो जेल में है। तो कवि कह रहा है कि मुझे न पाकर बहुत दुखी हुई होगी। तब उसने अपने पिता का घर कष्ट का घर प्रतीत हो रहा होगा। जब मुझे वहां पर घर में नहीं पाई होगी मेरी बहन, तो उसको पिता का घर भी कष्ट में लग रहा होगा। मेरे सब भाई बहनों में आपस में बहुत प्यार था, बहुत प्यार से जुड़े हुए थे सब भाई बहन। सभी में गहरा प्यार था, लगाव था, सभी में भाईचारा बहुत देखने को मिलता था। वे सबके सब भुजा के समान सहयोगी और बलिष्ठ थे, कर्मशील थे, कर्म को करने वाले थे और बहुत अधिक बलवान थे। मेरे बहनें भी 4 हैं और 4 स्नेह की भंडार हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब यहाँ पर कवि ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि जो उसकी माँ है, ठीक है, जो उसकी माँ है, तो उसकी माँ है तो वो जो है पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है उसकी माँ, जिसके लिए वो बताते हैं, कवि आगे बताते हुए कह रहे हैं कि मेरी एक बेचारी माँ है जो कि अनपढ़ है और मेरे वियोग में शोक में डूबी हुई है, गहरे दुख में डूबी है। वो इतनी ममतामयी है कि यदि मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख दूं, एक बार सिख रख दूं, तो कोई भी मेरे पास फटक नहीं सकता। ठीक है, माँ का जो स्नेह है इतना अधिक है कि उसका स्नेह जो है, स्नेह का स्पर्श जो है, कवि जेल की सलाखों तक यानी कि जेल के कारागार तक अपनी माँ के ममता के स्पर्श का अनुभव कर रहा है। वो बता रहे हैं कि मेरी माँ पढ़ना लिखना नहीं जानती, मेरी माँ अनपढ़ है, अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो मुझे पत्र अवश्य लिखती और वो उस पत्र को मेरे बिना, और मैं जानता हूं कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती है, क्योंकि मेरी माँ
को मुझसे बहुत अधिक लगाव है और मुझको अपनी माँ से बहुत अधिक लगाव है। ठीक है, आगे क्या है? पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। अब जो है इसमें बता रहे हैं, कवि क्या बता रहे हैं कि जो कवि के पिताजी है वो अब बूढ़े हो गए हैं। ठीक है, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, परंतु उनके मन में अभी बुढ़ापा नहीं आया है, मन में अभी कमजोरी नहीं आई है। उनके हृदय में युवाओं की तरह उत्साह है, जोश है, उमंग है, साहस है। वे इतने स्वस्थ हैं कि अभी भी दौड़ लगा सकते हैं। इस उम्र में भी वो खिलखिलाकर हंसते हैं। उनके मार्ग में मौत जैसी भयंकर भी बाधा आ जाए तो वो हंसकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। उसको किसी प्रकार को भय के रूप में नहीं मानते। सामने आकर आए हुए शेर को से भी वे नहीं घबराते। आज भी उनकी आवाज में क्या है? कड़क है। आज भी उनकी आवाज में तेजी है। अगर वह बोलते हैं तो दूर दूर तक बादल की गरज के समान उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। जिस समय वे काम करने लगते हैं तो उनमें आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति, ताजगी की गति आ जाती है। ठीक है, कवि ने यहाँ अपने पिताजी के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं कवि। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि जब मेरे पिताजी रोज की तरह गीता का पाठ करते हैं, 200 दंड बैठ के लगाते हैं, व्यायाम करते हैं, मुगदर, जो कि मुगदर जानते होंगे आप लोग, जिससे व्यायाम किया जाता है, मुगदर हिलाकर और उनकी मूठों को मिलाकर छत के नीचे आए होंगे, तो उनकी आंखों में आंसू अवश्य रहे होंगे। वे मुझे अपने पास न पाकर बहुत व्याकुल हुए होंगे। इस समय बरसात हो रही है, मेरी नजरों में मेरा घर परिवार क्या है? तैर रहा है और मुझे उन अपने सब सदस्यों की याद आ रही है। इस बरसात में कवि को अपने घर के सदस्यों की याद आ रही है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। यहाँ फिर कवि दुखी है, दुखी मन से कह रहा है कि मेरे 4 भाई 4 बहनें हैं और वो मेरे भुजा के समान सहयोगी थे, कर्मठ थे, बलशील बलवान थे। मेरी बहन जो है मुझे प्यार का भंडार थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। हम सभी भाई बहन आज जब खड़े होंगे, खेल रहे होंगे, तो मेरे पिताजी को सब तो नजर आए होंगे, लेकिन मैं उनको नजर नहीं आया होगा। तो उनकी दशा क्या होगी, मेरे पिताजी की क्या दशा हुई होगी जब मेरे 4 भाई 4 बहनें खेल रहे होंगे और मैं उनको नजर नहीं आ रहा होगा। तो मेरे पिताजी बहुत व्याकुल हुए होंगे। यद्यपि जो कवि यहाँ पे बता रहा है कि जो पिता की अवस्था है वो बहुत बड़ी है, वृद्ध हो चुके हैं, उनका शरीर जर्जर हो चुका है, लेकिन उनके शरीर में युवाओं की तरह वो पूर्ण स्वस्थ है। बुढ़ापे की कमजोरी और बीमारी उनको छू नहीं सकती है। ऐसे में पिताजी मुझे अपने 5वें पुत्र को ना पाकर रो पड़े होंगे और मेरा नाम ले रहे होंगे। तो यहाँ पर कवि बता रहा है, दुखपूर्ण बता रहा है कि मेरे पिताजी मेरी याद में डूबे हुए होंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। 5वें में हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उनके हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अब आगे कवि ये बता रहे हैं कि जो मेरे पिताजी हैं, ठीक है, मैं पिताजी का 5वां भाग्यहीन पुत्र हूँ जो उनके बीच में नहीं हूँ। मैं दुर्भाग्य से, मैं दुर्भागा मतलब अभागा मतलब मैं अभागा हूँ, दुर्भाग्यहीन हूँ, जो अपने पिताजी के 5वें पुत्रों में सबसे अधिक बढ़कर प्यारा समझते थे। पिताजी जो हैं कवि को जो है सबसे अधिक अपना प्यारा पुत्र समझते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आज उनके बीच में नहीं हूँ।
जब भी मेरे घर में मेरी चर्चा पर चर्चा चलती है तो वो सदा भाव विभोर हो जाते हैं और उनके स्वर्ण के समान चारों प्यारे बेटे भी मेरे बिना अच्छे नहीं लगे होंगे। मतलब यहाँ पर कवि बता रहा है कि जब मेरे पिताजी मुझे नहीं पाते होंगे तो बहुत दुखी होते होंगे और मैं ऐसा अभागा हूँ, ऐसा दुर्भाग्य है मेरा कि मैं अपने पिताजी के साथ नहीं हूँ। और पिताजी जब अपने चारों बेटों को देखते होंगे और मुझे नहीं पाते होंगे तो बहुत दुखी होते होंगे, क्योंकि मैं उनका सबसे प्यारा बेटा आज उनकी नजरों से दूर कहाँ, जेल में पड़ा हुआ हूँ। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बड़ा होगा, आंख में किस लिए पानी, यहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपना मन समझकर गया है, वो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। आगे जो है कवि बता रहा है, पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। आगे कवि बता रहे हैं, यहाँ लीक का मतलब यहाँ परंपरा से। आगे कवि कह रहे हैं कि आज के दिन मेरे ही घर पर जब याद से पिताजी मेरे भावुक हो रहे होंगे, तब किसने हौसला बढ़ाया होगा पिताजी का? माँ ने उनका हौसला बनाया होगा, उनको ढांढस बंधाया होगा कि आपके जो पांचवे पुत्र हैं, आप भवानी प्रसाद की याद करके क्यों रो रहे हैं? निश्चय ही वो हमारी शुभ कामनाओं और आशीर्वाद से परिणाम स्वरूप वह जेल में भी हर प्रकार से खुशी से होगा, जेल में भी हर प्रकार से प्रसन्नता से होगा। ऐसी चर्चा पर चर्चा होने से मेरे अभाव में मेरे परिवार को बहुत दुख हो रहा होगा, कवि को बहुत दुख हो रहा होगा। कवि यहाँ बता रहा है कि जब मेरे पिताजी दुखी हो रहे होंगे तो मेरे दुखी पिताजी को मेरी माँ जो है ढांढस बंधा रही होगी, उनको साहस बढ़ा रही होगी कि तुम दुखी नहीं हो, मेरा जो पांचवा पुत्र है वो जेल में प्रसन्नता पूर्वक होगा, क्योंकि हम लोगों का अकाट्य आशीर्वाद है और शुभकामनाएं उसके साथ हैं। जब मेरी माँ पिताजी को ढांढस बंधा रही होंगी तो जो देश के प्रति तुम्हारी भावना और अपने प्रति तुम्हारे अपनत्व का पहचान करके यदि जेल गया है तो उचित ही किया। तो यहाँ बता रही हैं उसकी माँ कि अगर मेरा बेटा जेल गया है तो देश के प्रति गया है, देश के लिए कुछ करने गया है, ठीक है, तो जो उसने किया है वो उचित होगा। वो अपने पवित्र देश के लिए अपने कर्तव्य से अगर विमुख हो जाता, ठीक है, अगर वो अपने कर्तव्य से देश के लिए विमुख हो जाता, दूर हट जाता, तो मुझ वीर जननी को लज्जित होना पड़ता, शर्म से झुकना पड़ता कि हमने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो देश की सेवा भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो है कवि बता रहा है कि मेरी माँ जो है बहुत ये जानकर प्रसन्न हो रही होगी कि मुझने ऐसे वीर को जो है जन्म दिया है जो अपने देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। यद्यपि जो है ऐसे अवसर पर अपना मन छोटा अवश्य होगा, कमजोरी बहुत प्रकट करेंगे, लेकिन तुम्हें देखकर अन्य बच्चे भी रोने लगेंगे। यहाँ पर माँ पिताजी को समझा रही हैं कि अगर तुम कमजोर पड़ोगे तो जो हमारे घर के सदस्य के और बच्चे हैं तो वो हमको कमजोर जानकर देखकर रोने लगेंगे और वो भी दुखी हो जाएंगे। आगे देखते हैं। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। यहाँ बता रहे हैं कवि कि पिताजी ने कहा होगा कि नहीं हाय कितना सहा होगा, कि उस दुख को कितना सहा होगा, उस दर्द को कितना सहा होगा जब कवि का वियोग होगा कि मेरे पास मेरा बच्चा नहीं है, तो वो दुखी हुए होंगे। तो वो बता रहे होंगे कि पिताजी ने माँ से ये कहा होगा कि नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ, न मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ, ऐसा कहकर वो अपने दुख को अंदर ही अंदर पी गए होंगे, अपने दुख को अंदर ही छुपा लिए होंगे। है सजीले हरे सावन की मेरे पुण्य पावन, तुम बरसा लो ये ना बरसे, पांचवे को हो न तरसे। तो यहाँ पर वो पर कवि बता रहे हैं कि कवि भरे मन से सावन की प्रार्थना करता है, ठीक है, कवि जो है हरे भरे मन से सावन से प्रार्थना करता है कि तुम जल बरसा कर भी सभी का उपकार करते रहो, तुम मेरे लिए बहुत पुण्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, तुम जितना चाहो उतना बरसो, मेघों से सावन से प्रार्थना कर रहा है, तुम्हें जितनी इच्छा हो तुम उतना बरसो, तुम्हें भला बरसने से कौन रह सकता है। परंतु यदि ऐसा ना हो कि तुम्हें बरसता देखकर
पांचवें पुत्र की याद में पिताजी की आंखों से आंसू बहने लगे, पिताजी को दुख होने लगे। तो इस ढंग से बरसना कि पिताजी को मेरी याद ना सताए, मेरी याद आने से वो दुखी हो जाएंगे। इसलिए वर्षा करते समय तुम इस बात का ध्यान रखना कि मेरे पिताजी मुझसे दुखी ना होने पाए। मैं मजे में हूँ सही है, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से यह विरस है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे सावन, तुम मेरे पिताजी से कहना कि भवानी जेल में पूरी तरह से मौज में है, पूरी तरह से स्वस्थ है, किसी प्रकार का उसको दुख नहीं है, वह आनंद और मस्ती में है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करो। भवानी को इस प्रकार का दुख है, एक पीड़ा ये है, एक दुख ये है कि वो घर में नहीं है, बाकी उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। फिर कवि खुद को संबोधित कर रहा है, अपने आप को वह कह रहा है कि मैं कहने को तो घर के वियोग को बस कह रहा हूँ, परंतु सच तो यह है कि घर से अलग रहना इतना आसान नहीं है। इस वियोग को मैं सह नहीं पा रहा हूँ, इस अलगाव का नरक को मैं भोग रहा हूँ। यहाँ कवि अपने आप को कह रहा है कि मैं घर से इतना दूर हूँ, इस वियोग को मैं खुद जो है सह रहा हूँ, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना नाम करता हूँ कि कहना चाहते हैं लोग, कहना मत करो कुछ शोक करना। यहाँ पर कवि बता रहा है, काम करता हूँ कि कहना नाम करता हूँ कि कहना चाहते हो लोग, कहना मत करो कुछ शोक कहना। यहाँ पर कवि फिर बता रहा है कि हे सावन, तुम अपने मेरे पिताजी के सामने निराशाजनक बातें मत कहना, उनको हर प्रकार से धीरज बनाना, उनको ढांढस बनाना, उनसे यही कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में भी रहकर खूब पढ़ लिख रहा है और वह पढ़ने लिखने में मस्त है, उसको जो है सिर्फ एक ही दुख है कि वो अपने घर पर नहीं है। तो यहाँ पर जो है बता रहे हैं कवि कि हे सावन, पिताजी से कहना कि भवानी जेल में रहकर भी खूब काम करता है, अपने गौरवशाली काम से, अपने व्यवहार से सबका नाम ऊंचा कर रहा है, और यह भी कहना कि जेल में सब लोग उसे बहुत चाहते हैं, उसके लिए सभी प्रकार से सब लोग उसका साथ देते हैं, उसके लिए वो किसी और से किसी प्रकार का शोक नहीं करेंगे। ये कवि जो है कह रहा है सावन से। फिर आगे कह रहा है कवि, क्या कह रहा है, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डक कर झेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। आगे कवि ये बता रहा है कि हे सावन, मेरे पिताजी से कहना मैं जेल में रहकर भी बहुत मस्त हूँ, किसी भी प्रकार के मुझे कष्ट नहीं है, मैं बहुत ही खुश हूँ। गांधी जी के निर्देश के अनुसार मैं यहाँ पर चरखे से सूत काट रहा हूँ, सूत बना रहा हूँ, यहाँ रहकर मेरा वजन 70 शेर हो गया, खूब खाता पीता हूँ और बहुत मस्त हूँ। और हे सावन, मेरे पिताजी से यह भी कहना कि भवानी जेल में खूब खेलता है, कूदता है, दुख को भी डटकर झेलता है, दुखों का जो आता है उसको बहुत अच्छे से अपने से दूर भगा देता है, किसी प्रकार का क्लेश निजी जिंदगी में नहीं आने देता, मतलब किसी प्रकार का दुख निजी जिंदगी में अपने जीवन में नहीं आने देता, वो सदा मस्त और निश्चिंत रहता है। कभी गलती से भी ये नहीं कहता है कि वो निराश और उदास रहता है। ऐसा कहने से मेरे पिताजी कभी भी दुखी नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। आगे कवि बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आगे बता रहे हैं कवि कि सावन से ये कहते हैं कि हे सावन, तुम सावधान रहना, गलती से भी मेरे पिताजी से ये मत कहना कि मैं सदा चुपचाप रहता हूँ, तुम्हारे बिना मैं व्यर्थ हूँ,
यह कहने से मैं खोया खोया रहता हूँ और उनकी सुध बुध तक नहीं। मतलब वो सावन से बोल रहे हैं कि कवि बोल रहा है कि यह कहना कि मैं खोया खोया रहता हूँ, मुझे अपनी सुध बुध तक भी नहीं है। हे सावन देखो मेरे पिताजी मेरे सामने, बहुत सोच समझ कर बोलना। ठीक है, सावन से ऐसा बोल रहे हैं। हे सजीले हो सावन की मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। तो यहाँ पर कवि कह रहा, हरे भरे सुंदर सावन मेरे पुण्यवान और पवित्र मित्र, तुम चाहे जितना बरस लो पर ऐसी कोई बात मत होने देना कि मेरे पिताजी को मेरी याद हो जाए और वो रोने लगे और वो पांचवे पुत्र की याद को तरसने लगे। इस प्रकार बेटे आपका जो है लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।